मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाखेड़ा, आज अपने एमकॉम के विद्यार्थियों से विषय क्रय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इस समीक्षा के संबंध में जानकारी करें। क्रय प्रक्रियाओं की समीक्षा। पहला भाग है क्रय नियंत्रण की आवश्यकता और है क्रय नियंत्रण की समीक्षा। आज से दो बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। क्रय प्रक्रियाओं की समीक्षा। प्रत्येक संस्था को अपने कार्य संचालन के दौरान नियमित रूप से क्रय करना पड़ता है। व्यापारिक क्रियाओं का प्रारंभ क्रय प्रक्रिया से होता है। व्यापार और वाणिज्य की इस प्रगतिशील युग में एक प्रणाली एवं कार्यकुशलता क्रय व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रय प्रक्रिया प्रत्येक वाणिज्यिक संस्थान के लिए प्रमुख कार्य हो गई है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में लागतों में कमी करके पर्याप्त लाभ अर्जित करना एक कठिन कार्य है। इसीलिए प्रत्येक संस्थान को प्रबंधन में अपने यहाँ मितव्ययी क्रय पद्धति का सफलता अब से अपनाना चाहते हैं ताकि क्रय लागत न्यूनतम हो। क्रय प्रक्रिया का आशय किस संस्थान द्वारा आवश्यक सामग्री, सुविधाएं, उपकरण, यंत्र, औजार व सेवाओं को किसी बाहरी पक्षकार से प्राप्त करना होता है। ब्रेडफोर्ड कॉम्स ने लिखा है कि क्रय सभी सही उत्पाद को सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर व सही स्थान पर प्राप्त करने की क्रिया है। ब्रेडफोर्ड कॉम्स ने क्रय को स्पष्ट करते हुए मत व्यक्त किया है कि शब्द सही, राइट, एक सापेक्षित शब्द है जो माल, सेवाएं व आपूर्ति क्रय प्राप्त करने की क्रियाओं के मूल्यांकन के लिए आधार का काम करता है। व्यावसायिक संस्थाओं में सही का आशय ऐसे क्रय से लगाया जाता है जो व्यवसाय के दीर्घकालीन हितों के लिए श्रेष्ठ हो। उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि क्रय प्रक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए कि प्रक्रिया के विनियोग किए गए धन को वांछित उपयोगिता मिले, पूर्ति की निश्चितता हो तथा प्रक्रिया को प्रभावोत्पादकता बनी रहे। क्रय के दौरान इन बातों का निर्धारण करना होता है। पहला, क्रय की क्या आवश्यकता है, क्या क्रय करना है, कब क्रय करना है, कितनी मात्रा में क्रय करना है, क्रय की जाने वाली वस्तु की किस्म क्या होगी, क्रय मूल्य का क्या होगा, माल कहाँ से क्रय करना है, यातायात व्यवस्था क्या होगी तथा क्रय किए गए भुगतान की व्यवस्था का क्या रूप है। एक संस्थान में जिन मदों के संबंध में क्रय प्रक्रिया में होती हैं उनका विस्तृत रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, पूंजीगत माल का क्रय, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, कच्ची सामग्री का व्यय, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अन्य संप्राप्तियों का क्रय, परचेज ऑफ अदर सप्लाईज। नियंत्रण के उद्देश्य दृष्टिकोण से समस्त क्रय प्रक्रिया को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, पूंजीगत माल का क्रय, द्वितीय, कच्ची सामग्री व अन्य मदों का क्रय। पूंजीगत माल की स्थायी संपत्तियां आती हैं जो व्यवसाय में पुनः बिक्री के लिए नहीं रखी जाती बल्कि उसे चालू रखने की सहायता पहुंचाने के कारण से रखी जाती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली संपत्तियों में भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी आदि है। वे संपत्तियों को एक बार क्रय करने के पश्चात दीर्घकाल तक व्यवसाय की सेवाएं करती रहती हैं। इस कार्य के लिए संपत्तियों को एक बार क्रय करने के पश्चात दीर्घकाल तक व्यवसाय में सेवा करते रहते हैं। इस कार्य के लिए केवल इनके रखरखाव, मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक लंबे समय के पश्चात जब ये संपत्तियां सेवा के अयोग्य हो जाती हैं तो इन्हें बेच दिया जाता है और नई संपत्तियों खरीद ली जाती हैं। इन संपत्तियों के होने वाला व्यय रोजमर्रा होने वाले व्यय तथा आवर्ती व्यय नहीं है, लेकिन इन संपत्तियों पर राशि खर्च होती है वह बहुत बड़ी होती है। अतः प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इन संपत्तियों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण रूप से नियंत्रित है। इस संबंध में निम्न समीक्षात्मक जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संपत्तियों के क्रय का अधिकार किसी उत्तरदायी अधिकारी, समिति अथवा संचालक मंडल को सुपुर्द किया हुआ है। संपत्ति के क्रय में पूर्व समस्त वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाता है और उसके लिए निर्णय के सहायक आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अंकेक्षक को क्रय संबंधी प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि संपत्तियों के क्रय में विलंब नहीं किया जाता है और क्रय संबंधी आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था इस प्रकार की है कि उसे छल कपट की गुंजाइश नहीं है। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संपत्ति के क्रय के पश्चात
किस्म नियंत्रण क्वालिटी इंस्पेक्शन की उत्तम व्यवस्था है अथवा नहीं। कहीं सिफारिश अथवा अन्य किसी कारण से अच्छी वस्तु के स्थान पर हल्की वस्तु को स्वीकार तो नहीं किया जाता है। संपूर्ण क्रिया की समीक्षा करने के लिए आवश्यक है कि पिछले 2-3 वर्षों में संपत्ति संबंधों के क्रयों की विस्तृत जांच की जाए। पूंजीगत माल के क्रय के अलावा व्यवसाय में कच्चे सामग्री तथा संप्राप्तियों को बार बार क्रय होती रहती हैं। कच्ची सामग्री वे वस्तुएं आती हैं जिनके निर्माण प्रक्रिया में उपभोग होता है तथा जिनका पक्के माल में परिवर्तन हो जाता है। इसके अतिरिक्त संप्राप्तियों में ऐसी सामग्री सम्मिलित की जाती है जिनका उत्पादन में उपयोग नहीं होता बल्कि वे व्यवसाय के अन्य किसी कार्य के लिए प्रयुक्त होती हैं। कच्चा माल प्रायः उत्पादित वस्तु का अंग बन जाता है, लेकिन संप्राप्तियों में से कोई वस्तु कभी भी निर्मित माल का अंग नहीं बनती है। संप्राप्तियां मुख्य आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम, कारखाना संपत्तियां, फैक्ट्री सप्लाईज। द्वितीय, कार्यालय संप्राप्तियां, ऑफिस सप्लाईज। और तृतीय, विक्रय एवं वितरण संप्राप्तियां, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाईज। कारखाना संप्राप्तियों में ऐसी मदें आती हैं जो कारखाने में काम आती हैं लेकिन जो निर्मित माल का अंग नहीं बनती, जैसे क्रीस, कीलें, खराब हुई आदि। कार्यालय संप्राप्तियों में ऐसी मदें सम्मिलित की जाती हैं जिनका उपयोग प्रशासन संबंधी कार्यों में के लिए कार्यालय में किया जाता है, जैसे स्टेशनरी। इसी प्रकार विक्रय एवं वितरण संपत्तियों में ऐसी मदें सम्मिलित की जाती हैं जिनका उपयोग वस्तु की बिक्री तथा वितरण में होता है, जैसे पैकिंग में काम आने वाली सामग्री। क्रय किस्म की आवश्यकताएं। नीड फॉर परचेजिंग कंट्रोल। कच्ची सामग्री तथा अन्य संप्राप्तियों का क्रय सामान्य गतिविधि के रूप में चलता रहता है। सामग्री का महत्व नकद से कम नहीं होता है, अतः इसके क्रय का कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता अग्रलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है। सही माल का क्रय। क्रय पर नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि सही सामग्री का क्रय हो सके। इसके द्वारा प्राप्त अनावश्यक सामग्री के क्रय से बचा जा सकता है और साथ ही आवश्यक सामग्री का क्रय कर लिया जाता है। सही समय पर क्रय। क्रय पर नियंत्रण से सामग्री का सही समय पर क्रय संभव हो सकता है। इससे एक और इस बात की आश्वासन मिल जाता है कि किस समय सामग्री के अभाव में उत्पादन कार्यक्रम की आने पहुंचेगी और दूसरी ओर यह भी आश्वासन मिल जाता है कि किसी समय सामग्री का अनावश्यक देर नहीं लग जाएगा। सही मात्रा में क्रय। उचित क्रय नियंत्रण के लिए यह संभव हो जाता है कि सामग्री का क्रय सही मात्रा में किया जाए ताकि मात्रा छूट क्वांटिटी से डिस्काउंट का यथासंभव लाभ मिल सके। सही मूल्य पर क्रय। क्रय पर उचित नियंत्रण यह भी संभव हो जाता है कि वस्तुओं का क्रय सही मूल्य पर किया जा सके और व्यवसाय संभावित हानि से बच सके। क्रय नियंत्रण की समीक्षा। रिव्यू ऑफ परचेजिंग कंट्रोल। व्यवसाय के क्रय संबंधी कुशल नियंत्रण की जांच करते समय अंकेक्षक को निम्नलिखित समीक्षात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। क्रय संबंधी नीति की समीक्षा। रिव्यू ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। क्रय संबंधी नीति की समीक्षा में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। क्या प्रबंधकीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रय नीति पर्याप्त है? क्या क्रय संबंधी नीति का पालन प्रभावी ढंग से हो रहा है? क्रय संबंधी नीति और उसके क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? प्रत्येक व्यवसाय की क्रय के संबंध में अपनी नीति है। उस नीति के अनुसार कार्य करने में एक रूपता तथा निरंतरता तभी संभव है जबकि वह नीति लिखित में हो तथा संबंधित व्यक्तियों को इसका पहले से ही ज्ञान हो। क्रय नीति द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा क्षेत्र निर्धारित किए जाने चाहिए। इनके द्वारा क्रय विभाग तथा अन्य विभागों में परस्पर संबंध भी परिभाषित होने चाहिए। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्रय नीति सभी बातों को संतुष्ट करती है। क्रय विभाग, परचेजिंग डिपार्टमेंट। किसी भी संस्थान में सामग्री एवं संपत्तियों के क्रय संबंधी कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है और वस्तु की लागत में इसका प्रमुख स्थान होता है। अतः इस कार्य के लिए पृथक विभाग होना चाहिए जिसे क्रय विभाग, परचेजिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। इस विभाग के प्रधान को क्रय अधिकारी, परचेजिंग ऑफिसर कहते हैं। प्रबंध अंकेक्षक को इस विभाग एवं इसके अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित जांच करना आवश्यक है। विभाग का अस्तित्व। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्थान में क्रय संबंधी कार्यों के लिए पृथक क्रय विभाग है अथवा नहीं।
यदि यह विभाग नहीं है तो इसे खोले जाने के लिए सुझाव देना चाहिए। यदि यह विभाग पहले से ही है तो उसे यह देखना चाहिए कि संस्थान में समस्त क्रय इसी विभाग के द्वारा किए जाते हैं अथवा नहीं। संस्थान में संगठन संकट काल में भी किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से क्रय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संकट काल में इसी विभाग द्वारा द्रुत गति से कार्य करने के लिए पृथक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि कुछ औपचारिकताओं को छोड़ा जा सकता है। कुशल क्रय अधिकारी प्रबंध अंकेक्षण में यह देखना चाहिए कि क्रय अधिकारी अपने कार्य को समझता है और उसे कुशलतापूर्वक करने के लिए सक्षम है। उसे पद को देखना चाहिए कि क्रय अधिकारी से अपने विभाग का संगठन वैज्ञानिक आधार पर किया है। सूचनाओं की उपलब्धि प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए क्रय विभाग में अलिखित बातों के संबंध में सही सही सूचनाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। संस्थान की आवश्यकताएं संस्थान को किस प्रकार की वस्तुओं का क्रय नियमित रूप से प्रायः किया जाता है तथा किस प्रकार की वस्तुओं कभी कभी खरीदी जाती हैं। क्रय के स्रोत जिन वस्तुओं के क्रय करता है वे कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं तथा कहाँ से वस्तुओं को खरीदना सर्वाधिक लाभप्रद होगा। बाजार भाव विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न मंडियों में भावों संबंधी नवीनतम मूल्य सूचियों भी क्रय विभाग के उपलब्ध होनी चाहिए। विभिन्न विक्रेताओं की नवीनतम सूचनाएं क्रय विभाग के उपलब्ध होनी चाहिए। यह भी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि भविष्य में किन किन वस्तुओं के भाव घटते बढ़ने की संभावना है। सुपुर्दगी समय क्रय विभाग को यह सूचना भी उपलब्ध रहनी चाहिए किसी वस्तु के संबंध में क्रय आदेश देने के पश्चात उसे प्राप्त करने की सामान्यतः कितना समय लगेगा। यातायात साधन किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए यातायात की कई वैकल्पिक साधन हो सकते हैं। क्रय विभाग में समस्त साधनों के संबंध विस्तृत सूचना उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि किस समय किस साधन से माल मंगवाना सर्वोत्तम होगा। विभागीय कर्मचारी अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्रय विभाग में न तो आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं और न ही इतने कम है कि कार्यकुशलता में कमी आ जाए। उसे यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों को भली प्रकार समझते हैं और उनके कर्तव्य का विभाजन योग्यता अनुसार किया गया है। मात्रा स्तरों का निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी लेवल एक औद्योगिक संस्थान में सामग्री को निम्नलिखित मात्राओं के लिए विभिन्न स्तर तक निर्धारित किए जाते हैं। न्यूनतम स्टॉक स्तर मिनिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, पुनर्आदेश स्तर रीऑर्डर लेवल तथा आदेश मात्रा ऑर्डर क्वांटिटी। प्रबंध अंकेक्षकों को इन विभिन्न स्तरों में निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित जांच कार्य करने चाहिए। न्यूनतम स्टॉक स्तर मिनिमम स्टॉक लेवल किसी भी वस्तु के संबंध में न्यूनतम स्टॉक स्तर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिससे कम मात्रा भंडार गृह में सामान्य परिस्थितियों में नहीं होंगी। इस न्यूनतम मात्रा का उपयोग संकट काल में ही किया जाता है, इसलिए इसे संकटकालीन स्टॉक भी कहते हैं। प्रबंध अंकेक्षक को इस संबंध में निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। स्टॉक स्तर का निर्धारण प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि न्यूनतम स्टॉक स्तर का निर्धारण विचारपूर्वक किया गया है। यह मात्रा न तो इतनी अधिक है कि इससे अनावश्यक रूप से पूंजी फंसी रहे अथवा न ही इतनी कम हो कि सामान्य परिस्थितियों में भी माल के अभाव में कारण उत्पादन बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इसका निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। उपयोग की दर यदि किसी वस्तु के उपयोग तीव्र गति से होता है तो उसके लिए न्यूनतम दर की मात्रा अधिक होनी चाहिए तथा यदि किसी वस्तु का उपयोग धीमी गति से हो रहा है तो उसके लिए न्यूनतम मात्रा की मात्रा कम रखी जानी चाहिए। सुपुर्दगी समय यदि विक्रेताओं के माल प्राप्त करने के अधिक समय लगता है तो न्यूनतम स्रोत की मात्रा अधिक होनी चाहिए और यदि आदेश देने के पश्चात माल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है तो न्यूनतम स्टॉक की मात्रा कम होनी चाहिए। बाजार की स्थिति यदि बाजार की स्थिति अनिश्चित रहती है तो न्यूनतम स्टॉक की मात्रा अधिक होगी चाहिए और यदि बाजार में सामग्री का प्राप्त होना सुनिश्चित है तो न्यूनतम स्टॉक की मात्रा कम रखी जानी चाहिए। न्यूनतम स्टॉक स्तर का अतिक्रमण अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पिछले कुछ समय में विभिन्न पहलुओं के संबंध में न्यूनतम स्तर का कब कब अतिक्रमण हुआ है। उसे अतिक्रमण के कारणों को जांच करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कारण असामान्य थे या नहीं। अधिकतम स्टॉक स्तर मैक्सिमम स्टॉक लेवल
किसी वस्तु के संबंध में अधिकतम स्टॉक स्तर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिससे अधिक मात्रा में भंडार गृह में सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी। प्रबंध अंकेक्षक को इस संबंध में निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। अधिकतम स्तर का निर्धारण। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अधिकतम स्तर का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। इसका निर्धारण करते समय उन सब बातों पर विचार करना ही चाहिए जिन पर न्यूनतम स्तर का निर्धारण करते समय विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए। वस्तु का स्वभाव। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के संबंध में अधिकतम स्तर नीचा होना चाहिए और लंबे समय तक टिकने वाले वस्तु के संबंध में यह स्तर ऊंचा रखा जा सकता है। भंडारण की व्यवस्था। यदि अधिकतम स्टॉक ऊंचा है तो इसके लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भंडार के खर्च। यदि वस्तुओं के भंडारण तथा रखरखाव पर खर्चे अधिक होते हैं तो अधिकतम स्तर नीचे रखा जाना चाहिए और यदि ये खर्चे अधिक नहीं आते हैं तो अधिकतम स्तर ऊंचा रखा जा सकता है। भावी मूल्य। यदि भविष्य में मूल्यों के बढ़ने की संभावना है तो अधिकतम स्तर ऊंचा रखना चाहिए और यदि मूल्यों को गिरने की संभावना हो तो अधिकतम स्तर नीचे रखना चाहिए। पूंजी की उपलब्धि। यदि पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है तो अधिकतम स्तर ऊंचा रखा जा सकता है बशर्ते कि वह पूंजी कम ब्याज पर उपलब्ध हो तथा संस्थान में फालतू पड़ी हो। लेकिन यदि संस्था कम पूंजी के व्यवसाय में चला रही है तो अधिकतम स्तर नीचे रखना चाहिए। सरकारी आदेश। यदि किसी वस्तु के अधिकतम स्टॉक के संबंध में सरकारी प्रतिबंध है तो उसका भी पालन किया जाना चाहिए और उस सीमा के अंदर ही अधिकतम स्टॉक का स्तर किया जाना चाहिए। अधिकतम स्तर का अतिक्रमण। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पिछले समय में किस वस्तु के संबंध में कब कब अधिकतम स्तर का अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण के संबंध में उसे देखना चाहिए कि क्या इससे उचित कारण है। उदाहरणार्थ यदि अल्पकाल के लिए किसी वस्तु का भाव अचानक गिर गए हों तो उस वस्तु का भंडार बनाने के लिए अधिकतम स्तर का अतिक्रमण किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि भविष्य में किसी वस्तु की उपलब्धि कठिनाई से होने की संभावना हो तो उसका भंडार करने के लिए अधिकतम स्तर का प्रतिक्रमण किया जा सकता है। यदि अधिकतम स्तर को अतिक्रमण किया गया है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इसका निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है और निर्णय काफी सोच विचार करने के पश्चात लिया जाता है। पुनः आदेश स्तर। रीऑर्डर लेवल। पुनः आदेश स्तर का स्थान न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा के बीच कहीं आता है। यह वह स्तर होता है जिस पर सामग्री पहुंचते ही तथा सामग्री खरीदने के लिए विक्रेताओं को आदेश दे दिया जाता है। पुनरादेश स्तर ऐसे बिंदु पर होना चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में पुनरादेश का माल प्राप्त होने तथा उस सामग्री का स्टॉक भंडार गृह में न्यूनतम स्तर के नीचे नहीं जाएगा। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पुनरादेश स्तर का निर्धारण करते समय उपभोग की दर व सुपुर्दगी में लगने वाले समय को ध्यान में रखा गया है। आदेश मात्रा। ऑर्डर क्वांटिटी। किसी वस्तु की आदेश मात्रा से तात्पर्य यह है कि एक बार में उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाए। यदि कंपनी बड़ी सीमा में किसी सामग्री के लिए आदेश देती है तो सामग्री के भंडारण की लागत बढ़ जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार आदेश दिया जाता है तो माल को क्रय पर होने वाले खर्चे बढ़ जाते हैं। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि आदेश मात्रा का निर्धारण करते समय इन दोनों घटकों का संतुलन में ध्यान रखा गया है। इन दोनों प्रकार के विरोधी खर्चों का उदाहरण निम्नलिखित है। भंडारण के खर्चे। यदि बड़ी मात्रा में आदेश दिए जाते हैं तो भंडारण पर होने वाले निम्नलिखित खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कर और बीमा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। भंडार गृह के खर्चे। स्टोरेज एक्सपेंसेस। अतिरिक्त कर्मचारियों की तनख्वाह। सैलरी ऑफ एडिशनल स्टाफ। छीजत, डिटोरिएशन तथा अपचलन। क्रय संबंधी खर्चे। यदि छोटी छोटी मात्रा में बार आदेश दिए जाते हैं तो माल के क्रय संबंधी खर्चे बढ़ जाएंगे। अतिरिक्त क्रय तथा यातायात संबंधी खर्चे। छोटी आदेश मात्रा के कारण अधिक मूल्य। स्टॉक समाप्त होने से हानि। निर्मित माल में कमी आने की हानि। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं के लिए आदेश मात्रा का निर्णय इस प्रकार भी किया गया है कि दोनों लागतों का योग न्यूनतम हो। आदेश मात्रा का निर्धारण आकलन गणित विधि द्वारा निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जा सकता है। ऑर्डर क्वांटिटी √2 into RU into CO upon CU multiply CC।
प्रबंधक को देखना चाहिए कि आदेश मात्रा का निर्धारण इस सूत्र की कसौटी पर सही उतरा है। इस संबंध में अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि आदेश मात्रा का निर्धारण करते समय सामग्री की अवश्य वर्गीकरण का ध्यान में रखा गया जाता है अथवा नहीं। ए श्रेणी में सर्वाधिक मूल्यवान सामग्री आती है, जबकि स श्रेणी में सबसे कम मूल्य वाली सामग्री आती है। ब श्रेणी में आने वाली वस्तुओं का स्थान मूल्य के हिसाब से ए और स श्रेणी के मध्य आता है। ए वर्ग की सामग्री में पूंजी अधिक लगती है, अतः इसे भंडारण पर होने वाली लागत बढ़ जाती है। इसीलिए इस प्रकार की सामग्री को कम मात्रा में बार बार खरीदना चाहिए। इससे बिल्कुल विपरीत स वर्ग की सामग्री बहुत सस्ती होती है और उसमें पूंजी की विनियोग बहुत कम होता है, अतः इस भंडारण पर होने वाले खर्चों की तुलना में इसके क्रय पर होने वाले खर्चे अधिक होते हैं। इसलिए इस प्रकार की सामग्री को कमजोर में अधिक मात्रा में खरीदना चाहिए। ब वर्ग की सामग्री की स्थिति दोनों के मध्य आने के कारण इसका क्रय सुविधानुसार किया जाना चाहिए, लेकिन इसके संबंध में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्यवान सामग्री कम मात्रा में बार बार खरीदा जावे तथा कम मूल्यवान सामग्री को अधिक मात्रा में क्रय किया जावे तथा क्रय की संख्या कम हो। क्रय प्रक्रियाओं की धन्यवाद।